हेलो विजाज, स्वागत है आप सभी लोगों का बजट के इस सेशन में। आ, इस साल का बजट काफी स्पेशल था। कुछ मुद्दों को सामने रखते हुए इस साल का बजट हमें फोकस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जैसे कि अभी ओमिक्रॉन पैंडेमिक हो गया, इसके बाद ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, उसी के साथ साथ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और ये जो मार्केट्स में बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी हो रखी है, कंज्यूमर की परचेसिंग टेंडेंसी जो चेंज हो रखी है, और इसी के साथ साथ 5 स्टेट्स के इलेक्शन जिनमें एक मेजर स्टेट यूपी भी शामिल है जिसके इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतने सारे पर्सपेक्टिव से जो बजट इंपॉर्टेंट है, उस बजट के डिस्कशन के लिए यहां पर हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। ओके, और घबराइएगा नहीं, बजट मैं नहीं डिस्कस करने वाला हूं। इस बजट को डिस्कस करने के लिए मैं यहां पर इनवाइट करना चाहूंगा पुष्पक सर को। यस पुष्पक सर प्लीज। और पुष्पक सर के बारे में बहुत सारी चीजें आप जानते ही है, बट कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, शायद आप में से कुछ लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, पुष्पक सर, वैसे आप उनका नाम डॉक्टर पुष्पक पांडव के तरह जानते हो। ठीक है, वो डॉक्टर होने के साथ साथ उन्होंने इकोनॉमिक्स में बीए एमए किया हुआ है, और फाइनेंस मैनेजमेंट में उनका फेलोशिप भी हो चुका है। तो ये बजट का सेशन डिस्कस करने के लिए वो एक बहुत सही इंसान रहेंगे। तो जल्दी से टाइम बिना वेस्ट किए मैं पुष्पक सर को बुलाता हूँ। Yes, good evening all, and thank you very much, sir, for such a kind introduction. Yes, guys, good morning. Sorry, good morning बोलने की आदत पड़ी हुई है. Good evening all. कैसे हो सब लोग? चलो, तो फाइनली बजट हमारे पास आ चुका है और मेरे ख्याल से सब आज इकोनॉमिस्ट बन गए थे। दिन भर से सबने बजट को पढ़ लिया होगा, हर तरीके से आपने बजट के ऊपर बात कर ली होगी। अब टाइम है रियलिटी चेक करने का कि एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट क्या सोच के बजट को प्रेजेंट किया है। बजट अच्छा है कि बुरा है, नन ऑफ आवर बिजनेस। वी आर गोइंग टू बी, यू पीपल आर गोइंग टू बी ऑफिसर्स। सो ऑफिसर्स को क्या पता होना चाहिए भैया एग्जाम के लिए क्या रहेगा, देश कहां तक तरक्की करेगा, तो उन सारे पॉइंट्स के ऊपर इस सेशन के अंदर बात करेंगे। सचिन सर है, बिकॉज सचिन सर इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस आपके बिहाफ में, क्योंकि आपने देखा सर भी लास्ट टाइम एग्जाम देने गए थे। तो एक पर्सपेक्टिव होता है कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स है, कहां पे डाउट्स है, तो उसी एंगल में हम इस लेक्चर को आगे ले जाएंगे। तो आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा और चीजें भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा सबके लिए सर, कल से सुबह का जो मेरा एक 10 बजे का स्लॉट होता है जहां पे यूट्यूब का एक और सेशन में लेता हूं, वहां पे अब डेली बेसिस पे मैं बजट में से एक एक सेक्टर को लेके जाऊंगा। Yes. तो कल हम एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बात करेंगे कि बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में क्या लिखा है, डिटेल एनालिसिस। तो एक नया पैटर्न लेके आते हैं कि पूरा बजट तो सब पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे, पर हम सेक्टर वाइज जाएंगे। तो आने वाले कुछ दिनों तक हम बजट के एक एक सेक्टर के ऊपर बात करेंगे, एग्रीकल्चर, हेल्थ, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर की एग्जैक्टली निर्मला जी क्या कहना चाहती है, कौन सी अफवाहें मार्केट में फैली हुई है और क्या रियलिटी है, इन सब के ऊपर बात करेंगे। सर इसमें मैं थोड़ी सी चीजें ऐड करना चाहूंगा। इस साल जैसे एसबीआईपीओ आईबीपीएस मेंस में मतलब बजट प्रेजेंट फरवरी में ही हो चुका था। ये मेंस एग्जामिनेशन दिसंबर जनवरी में भी हुए थे, बट फिर भी बजट से कुछ क्वेश्चंस हमें देखने को मिल गए थे, है ना। तो ये जो सेशन है, और जैसा सर ने कहा कि हर एक सेक्टर का डिस्कशन डिटेल में होने वाला है, तो ये सारी चीजें आप जितने अच्छे से फॉलो करोगे उतने अच्छे से सर मेरे हिसाब से इस साल में आगे आने वाली न्यूज को हर एक एस्पिरेंट एकदम अच्छे से समझ पाएगा और एग्जामिनेशन के लिए डिटेल में एनालिसिस कर सर पाएगा। सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, जैसे मैंने लास्ट ईयर एक ऑब्जर्व किया, हमारे दोस्तों से मुझे एक्चुअली फीडबैक मिला था जो सेशंस में आते अभी भी प्रेजेंट होंगे, कि सर बहुत बार ना सपोज कोई नाबार्ड के लिए जा रहा है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है ना, वो फिर पूरा लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत टाइम लगता है, उनका टाइम भी बर्बाद होता है। तो अगर मैंने सेपरेट लेक्चर ही बना दिया उसके ऊपर, तो एक आधे घंटे में उनकी रिविजन हो जाएगी। सपोज समवन इज गोइंग फॉर द एग्जाम्स लाइक आरबीआई ग्रेड बी या सेबी, तो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में बजट में क्या था वो अलग से सेशन बना दिया, तो उनके लिए आधे घंटे में रिवाइज करना इजी हो जाएगा। तो ये अप्रोच से हम इसको लेके आ रहे हैं, और डिटेल पढ़ाने में इस चैनल पे बड़ा मजा आता है क्योंकि दोनों चैनल्स की मुझे आदत है। तो इस चैनल में बच्चे बड़े अच्छे रियल ऑफिसर से, तो थोड़ा डिटेल में जाने के लिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यस, तो सर मेरे हिसाब से शुरू किया जाए। यस बिल्कुल, तो स्टार्ट सर करें। बजट में सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये एनुअल फाइनल स्टेटमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, तो इसमें पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ कहाँ पे खर्च होने वाला है। यस क्योंकि इस बजट को ऐसा मतलब कहा जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा कैपिटल एक्सटेंसिव बजट है, तो पैसा कहाँ कहाँ पे खर्च हो रहा है। यस, तो सबसे पहली बात तो बजट का, हर बजट का एक थीम होता है, पर उस थीम पे जाने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन सर दे देते हैं। ये भैया चैनल है, इसको फॉलो कर दीजिए, यहाँ पे सारे नोट्स मिल जाएंगे।
के वैसे काफी लोगों ने फॉलो कर लिया, जिन्होंने नहीं किया होगा फटाफट फॉलो कर दीजिएगा। दूसरा सर, टेक्स्ट बुक पास बड़ी बेहतरीन जा रही है। 399 का टेक्स्ट बुक पास अवेलेबल रहेगा और इस 399 में आपको सारी मॉक टेस्ट सॉल्व करने को मिलेगी। तो हैप्पी आवर्स चल रहे भाई, हम भी हैप्पी आवर्स में चलो कोई बात नहीं, थोड़ी टेक्निकल, ये कहां पे क्या आ गया, हाँ यस। सो हैप्पी आवर चल रहे 399 के, तो इसमें आपको और एक बेनिफिट मिलेगा, टीम पास, ये कोड यूज कीजिएगा, इसमें और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस हमारी कुछ नई बैचेस चल रही है, इसमें से एक बैच की इंफॉर्मेशन थोड़ी दे देता हूं मैं। सेशन स्टार्ट होने से पहले आरबीआई ग्रेड बी का बैच है, बड़ा बेहतरीन सा बैच है। यहाँ पे पूरा 1 ईयर जितनी भी बैचेस आ रही है टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म के ऊपर, 1 ईयर की बैचेस में फाउंडेशन से लास्ट तक आपको लेके जाएंगे। यहाँ पे भी इंटरव्यू तक आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। बैंकिंग की भी बैचेस आ रही है, तो इन सारे बैचेस में जुड़ने के लिए आप ये कोड यूज कर सकते हो, पास के सिंपल कोड है, यूज कीजिए, आपको काफी अच्छा डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं, सर के क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सर सबसे पहली बात, जो बजट में जंप करने से पहले हर एस्पिरेंट को पता होना चाहिए और ऑफिसर को पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बजट है, बजट इज ऑल अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सो इफ यू डोंट नो इनकम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आप ने टाइम पास किया है, सीधी बात है। आप ऑफिसर नहीं बनना चाहते हो, आप टाइम पास करना चाहते हो, तो इसलिए शुरुआत हमेशा यही से होगी। आपने एक पॉइंट यूज किया था एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसका आर्टिकल नंबर 112 हमारे सारे ऑफिसर्स को 100% पता होगा। सब लोग कमेंट सेक्शन में डालते ही होंगे अभी। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट, ये वर्ड हम लोग यूज नहीं करते। सबसे बड़ी बात ये, रूपी गोज टू, रूपी पैसा लाइक कहां कहां गया, एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहाँ पे लिखे हुए। सो पर एक्सपेंडिचर के पहले ना पहले कहते कि इनकम कहां कहां से आया, पहले उसकी बात करते हैं। देखिए, इनकम टैक्स 15%, एक्साइज ड्यूटी 7%। एक्साइज ड्यूटी का मतलब उत्पादन शुल्क या उत्पादन कर, जिसे हम लोग कहते हैं कि इंडिया में आपने कितनी चीजें प्रोड्यूस की, उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसे एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है। काफी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। कॉर्पोरेशन टैक्स मींस कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें तो यहाँ पे 15% है। जीएसटी देखिए, निर्मला जी बड़ी खुश है, जीएसटी 16%, शायद थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, 16% जीएसटी से पैसा आया हुआ है। देन कस्टम्स 5%। कस्टम में बड़ी अच्छी बात है, कुछ चीजें सस्ती हो गई है, और वो चीजें सस्ती हुई है जो इस जनरेशन को बड़ी पसंद है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सस्ते हो गए क्योंकि कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट ने कम करने की बात की है, बात करेंगे उसके ऊपर। देन नॉन टैक्स रेवेन्यू, सर ये जो पैसा होता है, ये पैसा नॉर्मली जो फीस होती है, फाइन होती है, सिग्नल तोड़ दिया, अच्छा, कि मस्ती कर दी, जो उसमें आएगा पैसा वो सारा नॉन टैक्स में जाएगा, तो उसमें 5% है। बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज 35%, ये काफी बड़ा है 35%। तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे, अगर मैं सपोज 1 रुपी पकड़ता हूं तो 1 रुपी में से 35 पैसे बोरोइंग से आए हुए, तो ये काफी ह्यूज है। सो टैक्सेस, इसलिए गवर्नमेंट बार बार कहती है भैया टैक्स पे करो, टैक्स पे करो, ताकि बोरोइंग करने की जरूरत ना पड़े। और ये बड़ा खूबसूरत सा पॉइंट है सर, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। आप बता सकते हो क्या होगा ये? नहीं सर, डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा मैं। कोई अनुमान लगा सकते हो आप? नॉन, नहीं सर। एलआईसी के आईपीओ आ रहे हैं, ओके, एयर इंडिया को बेचा, ओके, दिस इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट से आने वाला पैसा, जो बड़ी फेवरेट चीज है मोदी साहब की। इस बार का टारगेट बड़ी अच्छी बात है, इस बार आप लोगों ने भी देखा होगा बजट के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट थोड़ा कम कर दिया। 2 लाख करोड़ डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा था सर लास्ट टाइम। हाँ, इस बार 78,000 पे लेके आ गए, रियलिटी पे लेके आ गए। गवर्नमेंट को रियलाइज हो गया इतना हमसे अचीव नहीं होना भैया, तो टारगेट थोड़ा कम कर दिया। 78,000 करोड़ पे टारगेट रखा हुआ है डिसइन्वेस्टमेंट का, तो यहां से पैसा आया हुआ है। अब पैसा कहां गया, एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम 15% के, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम 9%। पहले इन दोनों की बात करते हैं सर। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब ये होता है कि ऐसी स्कीम्स जो गवर्नमेंट पूरी तरीके से खुद इंप्लीमेंट करती है, पूरी तरीके से 100% सेंट्रल सेक्टर में जाएगा। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि यहाँ पे आपने देखा होगा 60-40, 90-10, वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में, जैसे जल जीवन मिशन है, आयुष्मान भारत है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड के अंदर जाएगा। 8% सब्सिडी है, डिफेंस 8% है। इंटरेस्ट पेमेंट्स, अब लोन लिए थे वापस तो करने पड़ेंगे, 20% इंटरेस्ट पेमेंट्स है, स्टेट को कुछ पैसा देना पड़ता है। यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, यहाँ पे 17% हो गया, पहले 15% था। देन फाइनेंस कमीशन कुछ पैसा ट्रांसफर करने के लिए कहती है, वो है। देन 4% पेंशन है,
और बाकी बचा हुआ अदर एक्सपेंडिचर, थोड़े बहुत चाय पानी वाले खर्चे वर्चे उसको भी डाल देते। तो ये सारी चीजें यहाँ पे है। तो इन दैट वे पैसा गया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस एग्जाम्स में काफी सारे आते, तो हमें इसके ऊपर बात करनी पड़ती है। ओके सर, यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन मेरी तरफ से ये है कि यहाँ पर स्टेट का शेयर टैक्सेस में और ड्यूटीज में बढ़ा है, तो ये एक तरीके से थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज कह सकते हैं स्टेट के हिसाब से। यस एग्जैक्टली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट, निर्मला जी ने बड़ा अच्छा पॉइंट मेंशन किया। तो बाय द वे सर, जिन्होंने करंट अफेयर्स का लेक्चर अटेंड किया होगा उनको भी पता होगा, हमने कुछ दिनों पहले एक न्यूज पढ़ी थी, कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, कि जिन स्टेट का कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा है, जिन्होंने अच्छे से टारगेट पूरा किया, उनको एक्स्ट्रा फंड गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने कहा कि 15,000 करोड़ तक का पैसा हम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने के लिए रेडी है, जिनका कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा है। टोटल ओवरऑल सारे स्टेट्स के लिए 1 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने निकाल के रखे। इफ यू आर गोइंग टू स्पेंड प्रॉपरली, हम देने के लिए रेडी है। गवर्नमेंट ने तो ये तक बोल दिया कि यहाँ पे अगर कोई स्टेट अच्छा काम कर रहा है और जिसका डेवलपमेंट का आइडिया बड़ा अच्छा है, 60:40 छोड़ दो, पूरा 100% हम देते। ओके, मतलब इस साल के बजट में पूरा ग्रोथ को टारगेट करके बजट में सारी चीजें प्लान की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, ये मेन फोकस यहाँ पे रहा है। तो दीज आर द गुड पॉइंट्स व्हिच इज मेंशन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे हैं। यस, तो अभी जैसे कहा कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह, तो अगले जरा पॉइंट पे चलते हैं। अभी डिटेल में पुष्पक सर ने हमें बता दिया कि सरकार को पैसा कहाँ से आना है और उस आए हुए पैसे को सरकार कहाँ पे खर्च करने वाली है। बट सर, अभी हर बार तो ऐसा होता नहीं है कि जितना खर्चा करना है उतना सारा पैसा अवेलेबल रहे, नहीं, है ना। इसी को शायद हम डेफिसिट बोलते Yes. हैं। तो ये डेफिसिट के बारे में थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे बिल्कुल, कि बिल्कुल, डेफिसिट बिल्कुल। कितना है, क्या है और उसको कैसे मैनेज करने वाले हैं। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, मेरे ख्याल से रेड पे आते। यस, आते हैं डेफिसिट के ऊपर। सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे फेवरेट पॉइंट है एग्जामिनर का। कुछ हो ना हो, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है डेफिसिट को लेके। सर अब देखिए सीन क्या है, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा जिसे हम लोग कहते हैं, बड़ा फेमस वर्ड है और इसी को लेके सारी बातचीत चलती है। सीन है कि ऑब्वियसली हमारा इनकम कम है और हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है। बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री वी नीड टू डू दैट, उसके लिए कोई दो राय नहीं है। तो उसके लिए पैसा बोरो करना पड़ेगा। तो आफ्टर कैलकुलेशंस कि हमारा रियल इनकम कितना था, हमारा खर्चे कितने, वो सब देखने के बाद डेफिसिट आपके सामने आएगा। तो 6.9% हमारा रिवाइज एस्टिमेट है। लास्ट ईयर जब बजट प्रेजेंट किया था तो उसी 21-22 के लिए बजट एस्टिमेट था 6.8%। अब रिवाइज जब किया तब पता चला कि शायद थोड़ा बढ़ सकता है, तो 0.1% से यहाँ पे इंक्रीज हुआ 6.9%। 2022-23 के लिए बजट एस्टिमेट है 6.4%। अब एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन में ये दे देंगे कि अकॉर्डिंग टू द बजट the last year budget estimate of 21-22 was 6.8%. what is the revised estimate क्या है? अब आधी जनता ऐसी होती है जो केवल प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ के जाती है या केवल स्टैटिक या वन लाइनर पढ़ के जाती है, फिर वहां पे दिक्कत होती है। तो यही नहीं पता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवाइज एस्टिमेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट एस्टिमेट, तो वहां पे थोड़ी दिक्कत जाएगी। तो 6.9% और ये 2022-23 का दिया है 6.4%। अब यहाँ पे एक और कैच है, अब हमारा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च को। उसके बाद हमारे पास एक्चुअल फिगर आएंगे कि एक्चुअल कितना हमारा डेफिसिट हुआ था। तो वो एक्चुअल फिगर 31 मार्च के बाद हमारे पास आएंगे। तो इस बार एक बैंकिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारा एक्चुअल डेफिसिट कितना है। ओके, और स्टूडेंट पढ़ के गए थे ये, क्योंकि हमें एमसीक्यूज के भरोसे पढ़ाई करने की आदत है, तो एमसीक्यूज बने थे रिवाइज वाले और क्वेश्चन पूछ ले एक्चुअल वाला। तो सबसे मेरी ये गुजारिश रहेगी कि भैया जब 31 मार्च के बाद जब गवर्नमेंट एक्चुअल फिगर देगी तो एक बार उसे भी देख के जाइएगा, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यस, मतलब अगर सिर्फ हम ये फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं तो 3 तरीके के फिस्कल डेफिसिट के एस्टिमेट्स होते हैं। ठीक है, तो यस, उसके बारे में सर ने डिटेल में बता दिया। सर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सर एक और पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, बिकॉज ये आजकल बहुत चर्चा में चल रहा है और काफी सारे इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा गया बैंकिंग वाले। अब लास्ट ईयर जो आरबीआई का हुआ था, एसबीआई का हुआ था, वहां पे प्राइमरी डेफिसिट के ऊपर बात की गई थी कि प्राइमरी डेफिसिट क्या सीन है। तो देखिए सर, जितना हम पैसा बोरो करते हैं, जितना पैसा हमने बोरो किया उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो जितना हमारा फिस्कल डेफिसिट है, जितना हमने बोरो किया उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पे किया उसको माइनस कर देते। तो सपोज फॉर एग्जांपल हमने 1,000 रुपए बोरो किए और हमने इंटरेस्ट पे किया 30 रुपए, ठीक, ओके, या 300 रुपए चल पकड़ लेते, 30 रुपए बहुत कम हो गया, 300 रुपए हमने इंटरेस्ट पे किया, तो यूज करने के लिए कितना मिला आपको? 700 रुपए। दैट इज प्राइमरी डेफिसिट।
ओके वो आपका प्राइमरी डेफिसिट का कैलकुलेशन रहेगा। ठीक। तो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स विल बी कॉल्ड एज अ प्राइमरी डेफिसिट। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्चुअली अभी तक इसके ऊपर एमसीक्यूज नहीं आया एज सच बैंकिंग में, यूपीएससी में आ चुके हैं और पर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। ओके एक और कंसेप्ट है सर यहाँ पे जो प्रणव दा ने दिया था, प्रणव मुखर्जी साहब ने दिया था जब व्हेन ही वाज अ फाइनेंस मिनिस्टर, इट बिकम वेरी फेमस, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ओके अब ये क्या होता है ये भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती है, जैसे हमने देखा। यस अगर सपोज वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट के लिए खर्च कर दिया तो उसे इसमें से माइनस कर देंगे। ओके रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि आपने पेंशन सैलरीज के लिए किया, तो अगर किसी स्टेट ने वो पैसा डेवलपमेंट के लिए खर्च कर दिया तो उसे रेवेन्यू डेफिसिट में से माइनस करेंगे, जो मिलेगा वो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट रहेगा। तो एग्जांपल के तौर पे देता हूं, अभी यूपी में इलेक्शंस है, यूपी की तारीफ थोड़ी कर लेते हैं, ठीक है। सपोज यूपी को 100 करोड़ मिले और बिहार को 100 करोड़ मिले, ठीक है, कोई बुरा मत मानना, जस्ट एग्जांपल है, ठीक है। बिहार ने वो पैसा रेवेन्यू में खर्च कर दिया और यूपी ने वो पैसा कैपिटल में खर्च कर दिया। तो अब क्या करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि रेवेन्यू में से ये जो 100 करोड़ थे यूपी को दिए वो माइनस कर देगा, बिकॉज उन्होंने डेवलपमेंट पे खर्च किए। तो आंसर रहेगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो इस तरीके से कंसेप्ट काम करता है। ओके ओके मतलब यहाँ पर जो भी पैसा कम पड़ रहा है या फिर जो भी पैसा जहाँ पे खर्च हो रहा है उसका थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस ये सारे टर्म्स की वजह से हो सकता है और एक ग्लिम्स हमें मिल सकता है कि खर्चा कहाँ पर बिल्कुल, कैसे हो रहा है बिल्कुल। और उसका इकोनॉमी को कैसा फायदा बिल्कुल। होगा। देखिए सर एक और चीज आपने तो पॉइंट बड़ा बड़ा मेंशन किया, पर मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, जब भी इसकी बात करते हैं ना स्टूडेंट्स बड़े बोर हो जाते हैं। सभी बोर होंगे, ओके, आपके एक्सप्रेशन भी मुझे वैसे ही दिख रहे थे। तो बट ऑब्वियस है एनीवन विल गेट बोर्ड बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स, बट अनफॉर्चुनेटली जो चीजें बोरिंग होती है वो एग्जामिनर को अच्छी लगती है, तो पढ़ना पड़ता है। ओके, हमें भी इसमें बात करने के लिए इतनी मजा नहीं आती है, बट यू नो कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी। यस सर। ये सर आगे बढ़ते हैं अभी मतलब कुछ बजट का इस साल का थीम क्या था और उस थीम को अचीव करने के लिए सरकार ने क्या प्लान किया है। यस अगर बजट का स्पीच जिसने स्टार्टिंग से सुना, मेरे ख्याल से आपने भी सुना होगा, अगर आपके लेक्चर शायद दो टाइम पे थे। ओके, जब बजट का स्पीच शुरू हुआ तो हमारी निर्मला जी ने एक पॉइंट मेंशन किया कि अमृतकाल के ऊपर बात की, पर एक पॉइंट बहुत लोग भूल गए। निर्मला जी ने एक पॉइंट मेंशन किया, इंडिया एट 100। इंडिया एट 100 100 मतलब अपने साथ अगले 25 साल हाँ, का प्लान yes, करके बैठे तो हैं। मोदी साहब 25 साल का प्लान करके बैठे हुए कि भैया देश एट 100 कैसे दिखना चाहिए, उसकी सारी जद्दोजहद इस बजट के अंदर की। अमृतकाल लिखा हमने, गोल हमने अमृतकाल लिखा है, पर अगर आप देखोगे निर्मला जी ने स्टार्टिंग में एक पॉइंट बड़ा खूबसूरत सा मेंशन किया और उसी पॉइंट को आगे भी लेके गए, बिकॉज जो गति शक्ति अभी देखा था उस गति शक्ति का फोकस ही वही है, इंडिया एट 100। मोदी साहब ने लाल किले से इसकी बात की थी। अच्छा, लाल किला उनका फेवरेट प्लेस है, वहां से बहुत बार बात करते हैं, मन की होती है या फिर धन की भी होती है। तो बात उन्होंने वही की थी कि इंडिया एट 100 हमें कैसे देखना चाहिए। तो मोदी साहब खुद भी थोड़े विजनरी है और थोड़ा कॉन्फिडेंट भी है कि शायद वो और 25 साल देश को लीड करेंगे, ऐसी उनकी उम्मीद है। ठीक है, कोई बात सर नहीं। अगर मतलब हमें परेशान किए बगैर करते तो कोई इशू नहीं है। सर उम्मीद पे दुनिया कायम है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो इंडिया एट 100 याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए मैटर करेगा। सर तो इस बार अमृत काल दिया, लास्ट ईयर आपको पता होगा, आपने भी अभी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की थी, 6 पिलर्स दिए थे, 6 पिलर्स दिए थे। इस बार हमारे पास 3 गोल्स है, 3 गोल्स के भरोसे दिया हुआ है। पहला है ग्रोथ एंड ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर, इंक्लूसिव सबको साथ में लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास। अच्छा के मतलब ये उस टाइम का कमिटमेंट अभी Yes, अभी थोड़ा yes. सा पर यहाँ पे एक चीज ऐड कर दी क्या। कि सबका प्रयास। ओके ओके तो तो सबको एफर्ट मारना है। सबका साथ सबका विकास, और प्रयास भी सबको करना है, अकेले गवर्नमेंट प्रयास नहीं करेगी भैया, ओके ठीक है। दूसरा है प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी एनेबल डेवलपमेंट एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन। ये बहुत चर्चा में चल रहा है, आपको पता होगा। ये ग्लोबली भी बहुत चर्चा में है अभी। मोदी साहब ने 2070 का टारगेट रखा हुआ है कि 2070 तक CO2 एमिशन जीरो करना है देश का, और क्लाइमेट चेंज की बातें हो रही है। तो टेक्नोलॉजी एनेबल्ड डेवलपमेंट मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजों की बात हो रही है। देन एनर्जी ट्रांजिशन की बात हो रही है, इसका मतलब थर्मल पावर प्लांट से हम लोग जाएंगे रिन्यूएबल की तरफ, और बाद में क्लाइमेट एक्शन की बात हो रही है, जैसे क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर, अर्बन डेवलपमेंट, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। तो ये इसमें आ गया। वर्चुअस साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउडेड इन बाय पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बड़ा खूबसूरत सा पॉइंट है ये वर्चुअस साइकिल।
सर ये इकोनॉमिक सर्वे का टर्म है, लास्ट टू लास्ट मैं ईयर, डिटेल में समझ नहीं पाया इसको। लास्ट टू लास्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये वर्ड आया था। ओके इस साल का नहीं, लास्ट ईयर का नहीं, लास्ट टू लास्ट ईयर। ओके और आरबीआई ग्रेड बी, यूपीएससी, एसबीआई सब जगह इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ओके आधी जनता को समझा ही नहीं ये क्या होता है। अच्छा हाँ, तो वो तो वही थे कि इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन देख लेते या फिर इसका सिनोनिम देख लेते, उसी में जनता रह गई। वर्षो साइकिल, विशेष साइकिल बताओगी आपको? यस विशेष बुरे दिन चलते हमारे, हम कहते हैं कि भैया शनि का प्रकोप हो गया। वर्षो साइकिल इस अच्छे दिन, ओके तो ये मोदी साहब के अच्छे दिन है। ओके सो वर्षो साइकिल, यस। ओके ओके सो वर्षो साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, टाटा की बात हो रही है, एयर इंडिया बेच दिया के। सो क्राउडेड इन, सर अभी ये चीज बड़ी चर्चा में चल रही, क्राउडेड इन, क्राउडिंग आउट सबको पता होगा, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। क्राउडिंग आउट का मतलब हमने देखा था रिसेंटली आरबीआई ग्रेड बी का लेक्चर के अंदर, ये क्वेश्चन कवर किया था मैंने। क्राउडेड इन का मतलब है कि वी वांट इन्वेस्टमेंट, पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, SIPs। सो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टॉकिंग अबाउट इन्वेस्ट करो भैया कंपनियों में, बिटकॉइन में नहीं करने हैं, 30% टैक्स लगा हुआ है। ओके, तो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, दे आर टॉकिंग अबाउट द शेयर मार्केट्स अबाउट एंड द गुड साइकिल, द अच्छे दिन वाली साइकिल जो है उसे हमें यहाँ पे प्रमोट करना है। आपने अभी थोड़ा सा मतलब टैक्सेशन की बात की, 30% फ्लैट टैक्सेस लगा दिए, बट सर ये 30% टैक्सेस सिर्फ जहां तक मैंने पढ़ा है कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी से जो इनकम होगी उसी पे है। अगर लॉस हो गए तो उसमें सरकार कोई ये नहीं करेगी। तो लॉस पे क्यों करेगी सर? सबसे मतलब लॉस में यूजुअली ऐसा होता है ना कि शेयर मार्केट में अगर आपके लॉसेस हो जाते हैं तो वो टैक्स में से थोड़ा सा एडजस्टमेंट होता है। क्योंकि एक चीज सबको समझनी चाहिए, अभी तक पब्लिक नहीं समझ पाई, 30% पे जनता खुश है, वही चल रहा है ट्रेंडिंग पे, हैशटैग पे वही चल रहा है कि भाई हमारा इन्वेस्टमेंट ये वो अलाना फलाना। इसके ऊपर अगर किसी ने PIL डाल दी, ये जो 30% वाली बात है, तो सुप्रीम कोर्ट में प्रॉब्लम होगी। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले एक डिसीजन दिया था, क्रिप्टो करेंसी को डिफाइन किस में करेंगे? आपने टैक्स तो लगा दिया, एग्जैक्टली NFT के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स लगा दिया, पर टैक्सेस के लॉज में उसे डिफाइन कहां करोगे? बिकॉज ना ये एसेट में आता है, ना ये करेंसी में आता है, ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट में आता है, बिकॉज देयर इज नो डेफिनेशन फॉर इट। और कोई भी चीजें लीगली होती है, तो सबसे बड़ा इशू वही है कि टैक्स तो लगा दिया, बट यू नीड टू डिफाइन इट। अब देखते हैं कि जो हमारा बजट सेशन है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई बिल तो नहीं प्रेजेंट करती, बिकॉज चांसेस है कोई बिल प्रेजेंट किया जाएगा, उसमें इसको डिफाइन करेंगे, और डिफाइन जब करेंगे तो आप जो कह रहे हैं कि लॉस हुआ तो फिर कौन गारंटी लेगा? गारंटी नहीं ले सकता गवर्नमेंट, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी इज इटसेल्फ इज अ डिसेंट्रलाइज्ड स्टफ। एग्जैक्टली इसको क्रिएटिव इसलिए किया गया था कि कोई उसमें इंटरफेयर ना करे, एग्जैक्टली तो फिर लॉस ही तुम्हारा लाया कि मतलब योर प्रॉफिट इज योर प्रॉफिट एंड योर लॉस इज योर प्रॉफिट इज आवर प्रॉफिट। हाँ, आपका फायदा तो हमारा भी, हाँ, लॉस बिल्कुल, आपका हो तो बिल्कुल। सिर्फ आपका लॉस। एग्जैक्टली तो यहाँ पे गवर्नमेंट खेल गई, निर्मला जी यहाँ पे गुगली डाल गई और पब्लिक आउट हो गई है। तो सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यस थोड़ा सा इन्हीं सेक्टर के बारे में सर थोड़ा सा डिटेल यस, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड अप करते, गति शक्ति आ गई तो हमें भी थोड़ी शक्ति मिल जाएगी यहाँ पे। तो गति शक्ति 4 प्रायोरिटीज में डिवाइड किया है इन तीनों गोल्स को। गति शक्ति है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हमने थोड़ी देर पहले बात की, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, इसके ऊपर हम बात करेंगे सर, एंड देन फाइनेंसिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स, सो विल टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले गति शक्ति की बात करते हैं। सबको पता होगा, हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। सर आपको बताओ इस बार का जो बजट है बहुत इजी है पढ़ने के लिए, याद रखने के लिए, उन बच्चों के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने अच्छे से पिछले 6 महीने में करंट अफेयर्स पढ़े होंगे। ओके बिकॉज जो भी अनाउंसमेंट है वो करंट अफेयर्स में देखी हुई है। ओके सारी अनाउंसमेंट सबके ऊपर बात हुई थी। जैसे हम बात करते कि क्रिप्टो करेंसी का टैक्स यस यस ऑलरेडी इसके अनुमान थे कि चर्चा में था। यस गति शक्ति, मोदी साहब ने लाल किले से इसका अनाउंसमेंट किया था, सबको पता है। क्लाइमेट चेंज के सबको पता है। फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने कहा था स्टेट को पैसा मिल रहा है, बातें ऑलरेडी चल रही थी, डिस्कशन हो गया था। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इसकी तो बातें हमेशा चलती रहती है। सो एवरीथिंग वाज इन न्यूज, ओके जस्ट व्हाट निर्मला जी डिड, व्हाटएवर देयर वाज इन न्यूज, उसको कंपाइल कर दिया, लेके आ गए। तो एक अच्छी बात इस बार ये कि बजट के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बड़ा इजी तरीके से बजट दिमाग में बैठ जाएगा। तो जिसने करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ में अच्छे से पढ़ा है, भैया बेस्ट जॉब, परफेक्ट काम किया आपने, आपको ज्यादा मेहनत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब कुछ सही हो गया। चलो सर एक ना गति शक्ति पे जाएंगे, पर उसके पहले यहाँ पे बात कर लेता हूं, सनराइज अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, सनराइज इंडस्ट्रीज, सनराइज सेक्टर और सनराइज अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब काफी लोगों को पता होगा, वैसे फिर भी एक बार बता देता हूं मैं आपको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
क्लाइमेट ओरिएंटेड एनर्जी सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, या फिर जीनोमिक्स जिसको बात करते हैं, स्पेस साइंस, ये ऐसे नए नए सेक्टर से जो बड़े बूम कर रहे हैं। इलॉन मस्क ने स्पेस को अलग ही स्पेसएक्स के थ्रू अलग लेवल पे लेके चले गए। या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगेन इलॉन मस्क इज रिस्पांसिबल फॉर दैट। ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो ये जो है नए नए सेक्टर्स जो आ रहे हैं उन्हें हमने सनराइज अपॉर्चुनिटीज बोला हुआ है। तो बेसिकली मोदी साहब ये कहना चाहते हैं, भैया ये नए सेक्टर्स के नाम मैंने दे दिए, स्टार्टअप बनाओ, स्टार्टअप इंडिया। तो मोदी साहब बेसिकली ये कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट मांगो मत, एम्प्लॉयमेंट दो। मोदी साहब का ब्रीद वाक्य था 3 साल पहले के, बस वही है जो यहाँ पे लेके आ गए। मतलब अपॉर्चुनिटी है इस सेक्टर में। हाँ, तो स्टार्टअप की आइडिया होगी सर आपके पास, तो चलो बनाते हैं। यस, पक्का लेक्चर के बाद फोन करते हैं। ठीक है सर, चलो तो अभी आते हैं पीएम गति शक्ति के तरफ। Yes. ओके गाइस, चलो। या बाय द वे एक और चीज मैं बोलना चाहता हूं, मैं हर सेक्टर को लेके अलग अलग सेशन रखने वाला हूं 30-30 मिनट्स के। तो जो लोग अभी अभी जुड़े हैं ध्यान रखिएगा, आज भैया हम लोग ओवरऑल बात कर लेंगे, सर के साथ क्वेश्चन आंसर में डिस्कशन कर लेंगे, पर हर सेक्टर को लेके सेपरेट सेशंस रहेंगे, जिसकी शुरुआत कल से हो रही है। सुबह 10 बजे एग्रीकल्चर के बारे में हमारा सेशन रहेगा एमसीक्यूज के साथ। बाय द वे आज भी लास्ट में कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा क्वेश्चंस देखने के लिए। सर मुझे आपके इसमें थोड़ा सा ऐड करना है। सर अभी जो बता रहे थे कि हर एक सेक्टर को लेकर डिटेल में न्यूज एनालिसिस होगा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर एक एग्जामिनेशन में आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस, दोनों भी एग्जामिनेशंस में मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स पर डिटेल में क्वेश्चंस देखे हैं। ठीक है, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस एकदम डिटेल में, एक स्कीम का नाम दिया जाता है, उसके ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं, 3-4 स्टेटमेंट, उसमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं, तो आपको हर एक चीज को डिटेल में जानना पड़ेगा। ठीक है, यस, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले मास्टर प्लान। मोदी साहब ने, निर्मला जी ने एक बोल दिया, गति शक्ति मास्टर प्लान। मास्टर प्लान की सबसे पहले बात इसलिए हो रही है बिकॉज यहाँ पे 25,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवेज हमें करने हैं 2022-23 में कंप्लीट करने। 25,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, इट्स अ वेरी वेरी बिग टारगेट। पर जिस तरीके से रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री काम कर रही है, गडकरी साहब हमारे एरिया से, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तारीफ कर रहा हूं, पर हाँ रियली फुल फॉर्म में, नो डाउट अबाउट दैट। सर मतलब इसका मैं एक थोड़ा सा मल्टीप्लायर इफेक्ट रोड कंस्ट्रक्शन का, इस पर भी बात करना चाहूंगा। अपने संजीव मेहता साहब जो फिक्की के चेयरमैन है, उनका अभी मैंने कुछ दिनों पहले स्पीच सुना, तो उन्होंने बताया कि जिस भी गांव से नेशनल हाईवे गुजरता है, उस गांव में उनका सेल इंक्रीज हो जाता है। Yes. हिंदुस्तान यूनिलीवर ये रियलिटी। तो ये रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से इकोनॉमी में जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है, डेफिनेटली इतने बड़े रोड कंस्ट्रक्शन का ग्रोथ के लिए, तो मतलब ग्रोथ इंटेंसिव इसको हम कह सकते हैं। वही गति शक्ति का फोकस ही वही है कि ग्रोथ इंटेंसिव। एक बात देखिए, आपने सर को फिक्की के चेयरमैन का भी नाम पता है, आपको कभी याद होगा, याद कर लो। के चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सर सबसे बड़ी बात है ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि हमारे गति शक्ति के अंदर 7 इंजिन की बात की है। अब इसमें क्वेश्चन बनता है, अभी मैंने कुछ दिनों पहले ना एक ऐसी क्वेश्चन लिया था आरबीआई के बैच में, और एक क्वेश्चन मैंने डाला हुआ था कि इसमें कौन से सेक्टर्स आते हैं, तो इसमें मैंने डिफेंस डाल दिया था। यहाँ पे कहीं देखो आपको डिफेंस दिख रहा है? नहीं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनेगा कि गति शक्ति में क्या क्या आता है, और डिफेंस से हमें इतना लगाव है, इतना अपनापन है कि हम डायरेक्टली मार्क कर लेते कि भैया हाँ ये भी होगा। एक और चीज ऑप्शन आता है ऑल ऑफ द अबव, और पब्लिक को ऑल ऑफ द अबव से इतनी मोहब्बत है कि भैया गर्लफ्रेंड से ना करे, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए, रोड्स है, रेलवेज है, एयरपोर्ट है, पोर्ट है, मास ट्रांसपोर्ट है, के वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीजें यहां पे आ रही है। मास ट्रांसपोर्ट का मतलब उन्होंने ये किया, जैसे अभी रैपिड ट्रांजिट सिस्टम स्टार्ट हुई है कि अलग अलग नए नए ट्रांसपोर्ट, पॉट टैक्सीज आ रही है, तो मास ट्रांसपोर्ट उसको इंक्लूड कर दिया। तो ये 7 इंजिन है, ये है आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये दूसरा पॉइंट, इसके ऊपर हमने बात कर ली, ठीक है। अब एक बात करते हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स हम लोग क्रिएट, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो अभी कमेंट सेक्शन में लेक्चर के पहले हमारे किसी दोस्त ने इसके बारे में पूछा था कि सर इसका मतलब क्या होता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आइडिया देगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जमीन देगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ बेसिक रिसोर्सेज देगी, डेवलपमेंट प्राइवेट करेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, शायद रिलायंस आएगा, शायद नहीं वही आएगा, शायद अदानी साहब आएंगे, शायद टाटा आएगा, बिकॉज आजकल इन तीनों के जो सितारे बड़े चमक रहे, तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये नॉर्मली वर्क करता है। उसके बाद हम बात करेंगे ये पोस्टल रेलवे नेटवर्क, पार्सल मूवमेंट। सबसे बढ़िया बात यहां पे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, ये बड़ा बेहतरीन सा कंसेप्ट लॉन्च किया, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। हमें एक और चीज मिल गई है पढ़ाई करने के लिए,
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये फेमस स्कीम थी जो हमारे माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग के लिए बनाई गई थी, और यूपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सबसे टॉप में चल रहा था। ओके इतना टॉप में कि कंगना जी को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। सो बड़ा बेहतरीन चल रहा था उनका। तो सर इतना टॉप में चल रहा यूपी की पब्लिक को ये लगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्टार्टेड बाय योगी साहब के, तो लोग वहां तक पहुंच गए। बट वो स्टार्ट किया था मोदी साहब ने, थोड़ा क्रेडिट उनको भी देना पड़ेगा। अब नया स्टार्ट कर दिया वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। तो आप सोच सकते हो लॉजिस्टिक्स में या फिर ट्रांसपोर्टेशन में गवर्नमेंट कितनी फोकस्ड है कि यस हमारे पास डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑलरेडी है, कि उनकी एग्जाम्स भी हो रही, काफी लोगों ने एग्जाम भी दी होगी, तो दे आर फोकसिंग ऑन दैट। और दूसरा है 400 नए वंदे भारत ट्रेन, कवच, एक नया वर्ड हमें मिल गया, कवच। कवच का मीनिंग यहाँ पे अश्विनी वैष्णव साहब ने 2-3 दिन पहले दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि मैं भी अपने लेक्चर में कवर करना रह गया था, मेरे से भी वो रह गया, पर कवच का उन्होंने मेंशन किया था कि न्यू टेक्नोलॉजीज, द हाई प्रोफाइल टेक्नोलॉजीज दे आर गोइंग टू इंक्लूड फॉर दिस रेलवे क्रिएशन। सो कवच उसके अंदर आता है। सो एक्सटेंडिंग कवरेज करना है, टेक्नोलॉजीज को इंक्लूड करना है, तो कवच बिलोंग्स टू विच मिनिस्ट्री, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, रेलवे मिनिस्ट्री। ठीक है, तो एक पॉइंट वहां पे याद रखिएगा। देन मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के अंदर आपको शायद पता होगा सर, रेलवे की बात करेंगे, वाटरवेज की बात की जाएगी, तो ये सारी चीजें उसके अंदर आती है मल्टी मॉडल। तो ये गति शक्ति है, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले कुछ सेशंस के अंदर। अभी थोड़ी जानकारी लेके आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली मतलब ये अगर पीएम गति शक्ति हम अगर देख रहे हैं तो इन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंड करके यस, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट देके बेसिकली यस, जीडीपी को इंक्रीज करने की बात, जैसे निर्मला जी ने 9.2% का यहाँ पे डिस्कशन किया था जीडीपी एक्सपेक्टेशंस, कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया 10% के ऊपर जाएगा। सो बेसिकली अगर ये सही तरीके से इंप्लीमेंट होता है गति शक्ति, तो हाँ डेफिनेटली नो डाउट अबाउट दैट, सारी चीजें सही तरीके से हो जाएगी। तो बेसिकली क्या किया है गवर्नमेंट ने, जितनी भी योजनाएं थी सारी ट्रांसपोर्टेशन वाली या लॉजिस्टिक्स वाली, सबको एक जगह पे लेके आ गए। भारतमाला, सागरमाला, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितना भी था सब एक जगह पे लेके आ गए। एक नाम एक छत के अंदर डाल दिया, एक अम्ब्रेला के अंदर डाल दिया, याद करने के लिए इजी है, खत्म। यहाँ पे सर एक ना मैंने इमेज डाली हुई है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम वाली। मेरे ख्याल से हमारे दोस्तों ने काफी बार इसको देखा होगा, काफी बार आप लोगों ने भी इसको पढ़ा होगा, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। इसमें 13 सेक्टर्स हमारे पास थे, निर्मला जी ने 14 सेक्टर की बात की है, 14th सेक्टर हमारे पास आ चुका है, और वो है 5G। निर्मला जी ने स्पीच के पहले ही कहा कि वी हैव 14 सेक्टर वाला PLI। तो ना ट्विटर पे ट्रेंड स्टार्ट हो गया, अब हमारे बगल में ट्विटर शुरू रहता है कि निर्मला जी भूल गई शायद 13 सेक्टर है, 13 सेक्टर है के, पर निर्मला जी ने ये बम बाद में फोड़ा, उन्होंने कहा कि 5G इज नाउ इंक्लूडेड इनटू PLI। तो 14 सेक्टर अभी हमारे पास है। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पर, आप आगे जाने से पहले आपने अभी बताया कि 5G हमारे पास है, तो ये इसमें डिफरेंस क्या है? इधर टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रो ये है, टेलीकॉम ऑलरेडी है, तो इसमें डिफरेंस क्या है exactly? सर आपने शायद पूरा नहीं पढ़ा, जल्दबाजी में प्रोडक्ट्स लिखा है। ओके, मींस टेलीकॉम नेटवर्किंग के लिए जो प्रोडक्ट्स लगते हैं, जैसे घर में वाईफाई के लिए राउटर लगेगा, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी इसके अंदर है। 5G सर्विसेज अब हमने इसके अंदर ऐड कर दी है, तो 14 सेक्टर हमारे पास हो गए। तो भैया अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को, ये भी एक पॉइंट है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो गाइस इसके ऊपर ऑब्वियसली पहले भी हमारी बात हुई, पर हमारी और बात होगी, डोंट वरी अबाउट दैट। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे और चीजों के ऊपर बात की जाएगी। ये वन स्टेशन वन प्रोडक्ट डिस्कस कर लिया हमने, ध्यान रखिएगा एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यस, पर्वतमाला, ये एक पॉइंट है जिसको मुझे अलग से डिस्कस करना है। पर्वतमाला जो हिली स्टेट्स है, हिली एरियाज है, वहां पे रोड ट्रांसपोर्टेशन प्लस रोपवेज, आप लोग देखा होगा कि 8 रोपवेज का डेवलपमेंट करने की बात हो रही है, पर रोपवेज से ज्यादा निर्मला जी का फोकस इसके ऊपर था, जिसके ऊपर तालियां भी बजी। वैसे तालियां तो हर वर्ड पे बज रही थी, पता नहीं किसको समझ में आ रहा था नहीं आ रहा था, पर तालियां इसलिए बजी बिकॉज देखिए कन्वेंशनल रोड्स इन हिली एरियाज टू बी टेकन इन टू PPP मोड, अगेन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब ना ये PPP टैटू बना लो कि ये हैगा, हर जगह PPP ही रहेगा, गवर्नमेंट अकेला खुद कुछ नहीं करने वाला है, प्राइवेट की मदद ली जाएगी। ये क्यों है सर? आपने अभी देखा होगा बारिश के मौसम में, या फिर आजकल ना वो ट्रेजेडीज बड़ी ज्यादा हो रही है, उत्तराखंड हिमाचल के एरिया में लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा हो रहा है। मींस मेरे ख्याल से ये पहले भी होता था, पर जब से इंस्टा पे रील्स बनना शुरू हो गए, पब्लिक इतने डालती है कि जैसे सोशल मीडिया खोलो तो वही दिखता है, और एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो यस, वी नीड टू क्रिएट अ गुड रोड्स, नो डाउट अबाउट दैट। सर अभी आप पुणे से बिलोंग करते हो, मेरा भी उसी एरिया में आना जाना होता है, कि आपने देखा कोंकण वाला जो एरिया है,
वो भी हिली एरिया है, वहां पे भी बहुत बारिश होती है, बट द वे दे क्रिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत तो बड़ा बड़ा खूबसूरत है। सो वी कैन ऑल्सो उसका अगर हमने 50% भी इंप्लीमेंट किया तो भी एक्सीडेंट्स काफी कम हो जाएंगे। माना कि हिमाचल उत्तराखंड बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है, बट स्टिल वी कैन इंप्लीमेंट दोस थिंग्स। सो इसीलिए पर्वतमाला ये कंसेप्ट लॉन्च किया। तो भारतमाला सागरमाला हो गई, अब आ गई पर्वतमाला, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। यस, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है फूड प्रोसेसिंग की, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग की यहाँ पे बात की जाएगी सर। सबसे पहले सर यहाँ पे एक बात करता हूं, ये केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट के हमने ऑलरेडी इसके ऊपर बात की थी। यार दोस्तों जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए केन बेटवा के अंदर कौन से स्टेट्स की बात होती है, कौन से स्टेट से केन बेटवा इस रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट में काम करते हैं। हमने करंट अफेयर्स के लेक्चर में इसका पूरा मैपिंग भी किया था, अगर आपको अच्छे से याद होगा तो। कल एग्रीकल्चर का सेशन है, तब वापस इसके ऊपर बात होगी। तो केन बेटवा तो हमने इंप्लीमेंट कर दिया सर। इसके अलावा और 5 प्रोजेक्ट्स है जिसके ऊपर गवर्नमेंट काम करने वाली है रिवर लिंकेज वाले, वो एक बार देख लेते हैं, उसके नाम देख लेते हैं, बाद में उनके ऊपर बात कर लेंगे सर। दमनगंगा, पिंजल, पर तापी एंड नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नर एंड द पेन्नर कावेरी, ये 5 नए प्रोजेक्ट्स है रिवर लिंकेज वाले जिसके ऊपर काम किया जाएगा। निर्मला जी ने इसके अनाउंसमेंट कर दिया। इसका बहुत सालों से वेट चल रहा था। रिवर लिंकेज आपको शायद पता होगा सर, आपने अटल जी छोड़ो सर, ये द टॉक्स ऑफ फ्रॉम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अच्छा, ओके, सो इसकी बातें, रिवर लिंकेज की बातें उस जमाने से चल रही है जब इस देश को इंडिपेंडेंस मिला था। अटल जी ने इसको और थोड़ी सी गति दे दी थी, अब शायद शक्ति ये देंगे। सो वही चीज यहाँ पे चल रही है। तो कल जो सेशन रहेगा 10 बजे, तब हम इन सारे रिवर्स के ऊपर डिटेल में बात कर लेंगे, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पर फिलहाल ये 5 रिवर्स है जो यहाँ पे मेंशन की गई है बाय निर्मला सीतारमन। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। किसान ड्रोन, याद है दोस्तों कुछ दिनों पहले हमने ये न्यूज डिस्कस की थी कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने ड्रोन का फार्मिंग के लिए यूज करने का अनाउंसमेंट कर दिया, पॉलिसी का अनाउंसमेंट कर दिया। और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने ग्रीन सिग्नल भी दे दिया, बिकॉज ड्रोन कम्स अंडर सिविल एविएशन एंड फार्मिंग के लिए किसान। तो ये न्यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, बस निर्मला जी ने उसे एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दिया। और मीडिया, जो मीडिया ना सोई रहती है, उसकी नींद खुल गई। दैट्स द ओनली थिंग। यहां पे बात करेंगे मिलेट्स की। मिलेट्स बाजरे की बात हो रही है सर, और सबसे ज्यादा बाजरे का प्रोडक्शन जो होता है हमारे देश के अंदर होता है। 2018 में हमने नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ऑलरेडी सेलिब्रेट कर दिया, और अभी यूनाइटेड नेशन की नींद खुली है। तो 2023 को उन्होंने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ये बोला हुआ है, और उसके लिए उन्होंने इंडिया की हेल्प मांगी है। तो नीति आयोग ऑलरेडी हैविंग टाई अप विद द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ टाई अप है, और काम ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ पे हमने ट्रेंड सेट करने का काम किया। यस, तो वी आर ट्रेंड सेटर समवेयर। सो यही पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए, किसान ड्रोन की तो बात हमने कर ली, ये बात तो हमारे पास आ गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। 2018 में इंडिया ऑलरेडी मना चुका है। बाजरे की बात हो रही है, उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा है, नो डाउट अबाउट दैट। तो उसी को अभी इंडिया प्रमोट करेगा, और हमारे पास बड़ा अच्छा मौका है वर्ल्ड लेवल पे छा जाने का। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बड़ा करने का बड़ा अच्छा मौका है, तो वही काम यहाँ पे है। तो ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा। यस, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एजुकेशन के तरफ। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन और हेल्थ, इसको लेके मैं एक बात बताना चाहूंगा सर कि इस बार गवर्नमेंट ने ज्यादा कोई बड़ी अनाउंसमेंट्स नहीं की है सर। हेल्थ सेक्टर तो इस बार मतलब थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग ही लग रहा था। यस यस यस, डिमोटिवेट, इसलिए मेंटल हेल्थ के ऊपर बात कर ली कि लोग डिप्रेशन में ना चले जाए। ओके, तो बेसिकली एजुकेशन और हेल्थ में ज्यादा अनाउंसमेंट्स नहीं है। अगर सेक्टर वाइज देखा जाए तो इन सेक्टर्स के जितने भी एक्सपर्ट्स है, एजुकेशन और हेल्थ दोनों मायूस है, दोनों सेक्टर के एक्सपर्ट्स मायूस है कि भाई ज्यादा अनाउंसमेंट्स नहीं है। पर अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं थी, बहुत सारी चीजें पहले भी हो चुकी थी, तो मेरे ख्याल से ठीक है, इट्स ओके। देखिए यहाँ पे 1+1 टीवी हमने लास्ट ईयर ही इसका अनाउंसमेंट किया था। 12 चैनल हमारे पास थे, अभी हो गए 200 चैनल। पता नहीं देखता कौन है, पर हमारे पास है 200 चैनल। और अच्छी बात है, 11 to 12 स्टैंडर्ड के लिए चैनल हमारे पास है। देन स्किल लैब्स की बात करते हैं, स्किल क्वालिफिकेशन की बात की गई है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन प्रोग्राम की बात की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, यहाँ पे ध्यान रखना। एंड लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। देन डिजिटल यूनिवर्सिटी, ये एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सर केरला ने रिसेंटली डिजिटल यूनिवर्सिटी के ऊपर काम किया हुआ है। मोहम्मद आरिफ खान साहब जो उनके गवर्नर है, इन्होंने इसको परमिशन भी दे दी। देन हाई क्वालिटी ई कंटेंट विल बी डिलीवर्ड थ्रू डिजिटल टीचर्स।
के डिजिटल टीचर्स। Yes. सो हाई क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना है, बस उसी के लिए रात में भी आ जाते हैं हम कभी कभी, तो ये पॉइंट है। यस गाइस, आपको याद है कुछ दिनों पहले धर्मेंद्र प्रधान साहब ने एक कंसेप्ट के ऊपर बात की थी, नीट, याद है आपको? नीट 3.0 एडुटेक कंपनीज के साथ टाई अप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसी की बात यहां पे की है, उसी की बात है। हार्डली एक हफ्ता हुआ होगा, धर्मेंद्र प्रधान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी बात की थी कि जो एडुटेक कंपनीज है उनके साथ हम लोग मिलके अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आएंगे, और यही बात यहां पे की गई है। तो वो लिंक लगानी पड़ेगी, जिसकी लिंक लग गई उसकी पढ़ाई बहुत सही तरीके से हो गई, थोड़ा यहां पे ध्यान रखिएगा। देन यस, देश स्टैक ई पोर्टल, एंड देन ड्रोन शक्ति, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए, ड्रोन शक्ति, ड्रोन एज अ सर्विस। तो ड्रोन को एज अ सर्विस यूज किया जाएगा। तो स्टार्टअप्स को बोला गया है कि आपके दिमाग में जो भी आइडियाज होगी ड्रोन को लेके, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेके, आप इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। ऑलरेडी आईसीएमआर नॉर्थ ईस्ट अंडमान निकोबार में ड्रोन्स के थ्रू वैक्सीन दे रही है, आईआईटी बॉम्बे इसके ऊपर रिसर्च कर रही है, तेलंगाना इवन या आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड विद दैट। सो दिस गवर्नमेंट ऑलरेडी डूइंग द स्टफ, इवन हरियाणा वो भी सर्वे के लिए यूज कर रही है। तो एक बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, ड्रोन एज अ सर्विस, ड्रोन शक्ति। तो एक नया पॉइंट यहाँ पे देखने को ड्रोन मिला। एज अ सर्विस में मतलब क्या क्या सर्विसेज हो सकती है? जैसे अभी हरियाणा में आपने कहा, जैसे लैंड मेजरमेंट Yes. हो गया, इसके Yes. अलावा और क्या क्या? और जैसे अभी हमने किसानों के लिए देखा, किसान ड्रोन की हमने बात की हुई है, सो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं फर्टिलाइजर, स्प्रिंकलिंग, पेस्टिसाइड्स के लिए, वाटर के लिए, डिलीवरीज। Okay. जैसे ऑस्ट्रेलिया में पिज्जा हट ने स्टार्ट किया था दिस डिलीवर्ड पिज्जा, बस हमारे कंट्री के लोग पत्थर मार के पिज्जा खुद ही ना खा ले, उतना एक डर है, बाकी तो सही चलेगा ये। Okay. यस, वन टीवी वन चैनल की तो बात कर ली, क्लास 1 to 10 देखना, एंड रीजनल लैंग्वेजेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है। यार रीजनल लैंग्वेज के लिए एक कंसेप्ट था, गांधी जी ने दिया था, जिसके बारे में वेंकैया नायडू साहब ने रिसेंटली अपने एक भाषण में मेंशन किया था। जल्दी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि कौन से स्टेटमेंट के बारे में बात की थी यस महात्मा गांधी जी ने रीजनल लैंग्वेज के एजुकेशन को लेके। कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, देखते कितने लोग इसके ऊपर बात करते हैं। यस गाइस, चलो अब आते हैं हेल्थ के ऊपर। यस, क्या था, कोई बताएगा? नहीं, अभी तो नहीं आया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आंसर इज नई तालीम। आपको याद होगा नई तालीम की बात की थी महात्मा गांधी जी ने, जिसके बारे में रिसेंटली वेंकैया नायडू साहब ने भी एक बार जिक्र किया था। यस, आंसर आ गया मेरे ख्याल से, रीचा। यस, वेरी गुड। यार गाइस, जल्दी से सेशन को शेयर कर दो फटाफट कि और भी लोग जुड़ जाए। यस, अब आते हैं हम लोग हेल्थ की तरफ। हेल्थ में सर सिर्फ एक नई चीज ऐड हुई है, ये नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के, इसके ऊपर बात की। इस बार काफी लोग कह रहे थे कि हेल्थ के बारे में बहुत सारी अनाउंसमेंट होगी, और एक्चुअली लास्ट ईयर ऑलरेडी गवर्नमेंट डिड ह्यूज अनाउंसमेंट्स फॉर द हेल्थ। एक्चुअली वो सर वो एक्सपेक्टेड भी था कि जिस तरीके से Yes. पैंडेमिक सिनेरियो Yes, चल रहा है, yes, yes. ओमिक्रॉन वेव फिर से हिट हाँ, किया, तो हाँ। हेल्थ सेक्टर को थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन था। एक्चुअली निर्मला जी ने बजट के स्टार्टिंग में एक पॉइंट मेंशन किया कि ओमिक्रॉन की केसेस बढ़ रही है, पर उसकी जितनी ग्रेविटी होनी चाहिए उतनी नहीं है। Okay. सो थिंग्स आर इन अंडर कंट्रोल। सो ऑब्वियसली, पर ये प्रॉब्लम ना जिसके ऊपर कोई बात करता नहीं था आज तक, गवर्नमेंट ने बात की है, बहुत अच्छी बात हुई है। डिप्रेशन, पब्लिक डिप्रेशन को लेती नहीं सीरियसली, बिल्कुल नहीं लेते, और स्पेशली हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन तो बिल्कुल नहीं लेती। उनको लगता है डिप्रेशन ये सिर्फ चोचले होते हैं, नाटक होते हाँ, तो नाटक होते हैं कि आपको पढ़ाई नहीं करनी तो आपके नाटक है, पर ये रियलिटी है। और इसीलिए टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया। कोविड-19 के बाद इसकी बहुत जरूरत पड़ी, बिकॉज डिप्रेशन काफी ज्यादा आने लगे, एंड दे स्टार्टेड विद दिस। सो एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। जिस तरफ से पेट्रोल की महंगाई बढ़ रही है, ये यस, सही पॉइंट आपने क्योंकि mention महंगाई किया। खुद बढ़ा रहे, तो उनको पता था कि ये स्टेट में थोड़ा सा, तो अच्छा पॉइंट गुड पॉइंट, याद रखने के लिए अच्छा है सर। एक और है यहाँ पे हम हेल्थ मिनिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे आएगा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, स्मृति ईरानी जी की बात की जाएगी। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी, एंड पोषण 2.0। पोषण 2.0 पहले ही था, आपको याद होगा, मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम आपको बताओ कि उसको नाम पीएम पोषण रखा हुआ है, मिड डे मील स्कीम का नाम, और पोषण 2.0 पहले ही लॉन्च कर दिया था प्रधानमंत्री। चलो एक काम करो, पोषण का फुल फॉर्म बता दो। यस गाइस, इसका फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दो कि पोषण का फुल फॉर्म क्या है। लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था।
अब सर यहाँ पे सीन क्या है कि हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने क्या किया है, जितनी भी स्कीम्स थी सारे स्कीम्स को इनमें डिवाइड कर दिया। मिशन शक्ति एम्पावरमेंट वाला, मिशन वात्सल्य रिगार्डिंग द प्रेगनेंसी एंड ऑल दोस थिंग्स, सक्षम आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी सारी स्कीम यहाँ डाल दी, और पोषण के अंदर न्यूट्रिशन की बात कर दी तो न्यूट्रिशन को यहाँ पे ऐड कर दिया। यस गाइस, मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको, यस प्राइम मिनिस्टर्स ओवररीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, एब्सोल्यूट राइट। तो प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन की हम लोग बात करते हैं, न्यूट्रिशन की यहाँ पे बात हो रही है तो ये पॉइंट यहाँ पे डाल दिया गया है। अब यहाँ पे बजट एक्सपेंडिचर, सो यहाँ पे पैसा लिखा गया कि इन चारों के लिए कितना पैसा गवर्नमेंट डेडिकेट कर रही है, दैट मनी इज मेंशन ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं, मेंटल हेल्थ, नेशनल टेलीमेडिसिन, यहाँ पे आईआईटी बेंगलुरु यहाँ पे इन्वॉल्व है, ये पॉइंट एग्जाम के लिए मैटर करेगा कि आईआईटी बेंगलुरु की यहाँ पे मदद ली जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। चलो आगे बढ़ते, यस इंक्लूसिव वेलफेयर, इंक्लूसिव वेलफेयर की बात की जाएगी। चलो सर, अब यहाँ पे इंक्लूसिव वेलफेयर में सबसे बड़ा पॉइंट ये है पीएम डिवाइन, ये नया पॉइंट है पीएम डिवाइन वाला। बाकी सारी पता होगी आपको, हर घर नल से जल, 3.8 करोड़ हाउस होल्ड, जल जीवन मिशन आपको पता है, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। पीएम आवास योजना 80 लाख घर हम 2022-23 तक कंप्लीट करेंगे, ये बात हो गई, ये तो हमारे पास ऑलरेडी था। डिवाइन की बात करते हैं, डिवाइन रैपर नहीं है, डिवाइन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये नाम कहां से लाते भैया, इनके साथ ना एक आध बार मिलना पड़ेगा, बच्चों के नाम इनसे डिसाइड करने पड़ेंगे। सो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, अच्छी बात है। जल्दी से नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के मिनिस्टर साहब का नाम डाल दीजिए, उनको अभी डेडिकेटेड योजना मिल गई है काम करने के लिए। जल्दी से नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट मिनिस्ट्री किसके पास है, उनका नाम डाल दीजिए। लास्ट में मैं आपको इसके अंदर क्या क्या आने वाला है, इस डिवाइन के अंदर कौन से प्रोजेक्ट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट करने वाली है, उसकी पूरी लिस्ट मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, तब तक बने रहिएगा। चलो, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वाला कंसेप्ट हमारे पास ऑलरेडी है। दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय नीति आयोग, नीति आयोग ने दिया हुआ कंसेप्ट है, और 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात बजट में की गई है। 112 डिस्ट्रिक्ट का बात की गई है कि वहां पे 95% वर्क हो गया, ऐसा निर्मला जी का कहना है। देन यस, ये पॉइंट सर थोड़ी देर पहले आप ही इस पॉइंट के ऊपर बात कर रहे थे, 100% पोस्ट ऑफिस। सर कितने पोस्ट ऑफिस है सर? 1.5 लाख। 1.5 लाख, यस एग्जैक्टली 1.5 लाख का नंबर निर्मला जी ने बोला हुआ है। 1.5 लाख जो हमारे पोस्ट ऑफिस है वो अभी डिजिटल बैंकिंग के अंदर सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे 100%। ऑलरेडी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इंडिया की सबसे बड़ी बैंक मानी जाती है, सबसे ज्यादा उनका पूरा का पूरा स्प्रेड है। पेनिट्रेशन, यस, पेनिट्रेशन के मामले में सबसे बड़ा वही है, पेनिट्रेशन के मामले में, पैसे के मामले में नहीं, पेनिट्रेशन के मामले में अगर ये 100% हो गया तो उसको कोई तोड़ नहीं है। और सर मतलब एकदम छोटे से छोटे लेवल तक हम बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड, एग्जैक्टली पोस्ट ऑफिस की वही खासियत है कि भैया हर जगह पे मिल जाएगा, पोस्टमैन तो चला ही जाएगा। और सर ये भी पॉइंट है कि कुछ दिनों बाद हम इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ये भी एक निर्मला जी ने ऑलरेडी लास्ट टाइम मेंशन किया था, तो वो भी वहां पे आएगा। और डिजिटल पेमेंट के इसको 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स 75 डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे। अमृत काल चल रहा है, तो अमृत काल में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट 75 डिस्ट्रिक्ट्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओपन करेगी, ये पॉइंट आता है। यस, जी किशन रेड्डी साहब हमारे नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है, सही पॉइंट आप लोगों ने मेंशन किया। तो गाइस इस पूरे इसमें ये एक पॉइंट है जहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ये एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक लास्ट वाला पॉइंट है जहां पे क्वेश्चंस आएंगे। बाकी भी पॉइंट है जो क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, पर अगर ऑफिसर लेवल की बात करें, डिटेल की बात करें, तो ये डिटेल क्वेश्चंस क्रिएट करने वाले पॉइंट आपके सामने है। यहां पे ना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लिखा हुआ है। आपको याद है अभी रिसेंटली इजराइल के साथ हमने एक एग्रीमेंट किया था जहां पे एक्सेलेंस विलेज या एक्सेलेंस विलेज ऑफ एक्सेलेंस हम क्रिएट कर रहे हैं, के वही है, उसी की बात हो रही है, उसी की बात हो रही है। तो जल्दी से मुझे बता दो कितने विलेजेस हम डेवलप करने वाले। अभी बस हार्डली 2 दिन पहले हमने करंट अफेयर्स के लेक्चर में उसके ऊपर बात की थी कि विलेज ऑफ एक्सेलेंस कितने क्रिएट करने वाले इजराइल के साथ मिलके। 30 साल हो गए इजराइल के रिलेशनशिप के, इंडिया और इजराइल के उस प्यार मोहब्बत को 30 साल हो गए, तो वही बात यहाँ पे हो रही है। यस गाइस, क्या है 150, क्या बात है सर, पढ़ाई बड़ी अच्छी कर रहे हैं लोग के सबकी जल्दी पोस्ट निकल जाए, वही उम्मीद है। यस, अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। मिनिस्टर साहब का नाम तो इंडिया के हर बच्चे को पता होगा, जेल भी जा चुके, तो मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। चलो, तो एमएसएमई मिनिस्ट्री के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक स्कीम थी, आपको पता है
इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम हमारे पास ऑलरेडी थी। ओके, इस स्कीम के अंदर पहले ही 4.5 लाख करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देके रखे थे। आपको याद है मैंने बताया था कि इनिशियली 3 लाख करोड़ दिए, बाद में 1.5 लाख करोड़ ऐड किए। कोई उस दिन बहस कर रहा था सर कि नहीं ऐसा नहीं, हमने तो क्वेश्चन में कुछ और ही सॉल्व किया, यहाँ पे ये लिखा था वहां पे वो लिखा था। भैया अपडेट होना बहुत जरूरी है। 3 लाख करोड़ इनिशियली दिए थे 2020 में, लास्ट टाइम 1.5 लाख करोड़ ऐड कर दिए। अभी निर्मला जी ने कहा कि और 50,000 करोड़ इसके अंदर ऐड करेंगे और 2023 तक इसे एक्सटेंड करेंगे। यस, ये स्कीम ओरिजिनली केवल 2020 में खत्म होने वाली थी, तो वही है, स्कीम बढ़ते रहती है, तो 2030 तक जाएगी और टोटल 5 लाख करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहां खर्च करेगी। फोकस देखिए यहां पे क्या है, हॉस्पिटैलिटी के, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, बिकॉज टूरिज्म एंड दिस बिजनेस इज वेरी मच इन लॉस, तो वहां पे फोकस किया गया है। सर ये कहीं ना कहीं अभी जो पैंडेमिक चल रहा है Yes, उसी के चलते yes, yes. ये टेक केयर किया गया है। बिल्कुल सर, देखिए यहाँ पे एक और स्कीम है, इसका नाम है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर एमएससी, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर एमएससी। ओके, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों जगह पैसे यहाँ पे 2 लाख करोड़ है और यहाँ पे 5 लाख करोड़। डिफरेंस क्या है, अभी ना बजट प्रेजेंट होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। आप लोगों ने अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, बड़ी खूबसूरत प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। तो टी सोमनाथ जो हमारे फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर के सेक्रेटरी है, उनका एक बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन था। उनका एक्सप्लेनेशन ये था कि दिस स्कीम इज फोकसिंग ऑन व्हाट, जिन कंपनीज के ऊपर पैंडेमिक का इंपैक्ट हुआ, जिन एमएसएमईज के ऊपर पैंडेमिक का इंपैक्ट हुआ, देखिए जैसे हॉस्पिटलिटी लिखा हुआ है, जैसे आपने अनुमान लगाया, तो उन सेक्टर्स के लिए ये स्कीम है। और जो नई कंपनीज है, जो मींस पैंडेमिक का इंपैक्ट नहीं है उनके ऊपर, पर उनको चाहिए पैसा, उनको फंड चाहिए, तो उनके लिए ये स्कीम है। So this is a differentiation between these two schemes, which we people should understand. तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन मेरे ख्याल से इंडिया टीवी के किसी जर्नलिस्ट ने पूछा था और उसका आंसर उस तरीके से किया गया और बड़ा अच्छा आंसर है, ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते ये रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, रैंप क्रिएट कर रहे हैं। रैंप पता होगा आपको कि बहुत बार हम लोग रैंप क्रिएट करते हैं ऊपर जाने के लिए, ऊपर मींस ऊपर जाना है, ठीक है। सो रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग द एमएसएमई परफॉर्मेंस, ये भी हमने रोल आउट किया, तो बड़ी अच्छी कंसेप्ट यहाँ पे। एंड इंटरलिंकिंग वेरियस पोर्टल्स, बहुत जरूरी है। इतने पोर्टल्स हो गए कि खुद मोदी साहब चकरा गए, कहाँ जाना है, तो उन्होंने इंटरलिंकिंग क्रिएट करने की बात की है। वन नेशन वन पोर्टल आ सकता है फ्यूचर में, यू नेवर नो। वन नेशन वन, ये जो वाला जो टैगलाइन है, उससे एक अलग प्यार चल रहा है। नेशन वन पार्टी ना हो जाए, वही तो प्लान है सर। सही पकड़े आपने पकड़ लिया सर, सही। तो ये है ECGL स्कीम की हम बात कर रहे थे, 50,000 करोड़ का यहाँ पे एडिशन किया गया, जो हमने डिस्कस कर लिया। ओके, अब आते ये PLI में हमने बात कर ली कि यहाँ पे 14वां सेक्टर ऐड हो चुका है, दैट इज 5G की हमने यहाँ पे ऑलरेडी बात कर ली। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट मेंशन दैट। यहाँ पे एक और कंसेप्ट है सर, AVCG। AVCG याद है दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमने करंट अफेयर्स में ये पॉइंट देखा था, AVCG। मैंने आपको बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल दिखाया था, जहां पे गवर्नमेंट ने कहा था कि AVCG विल बी आवर नेक्स्ट फोकस। अनुराग ठाकुर साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। इसका फुल फॉर्म है एनिमेशन, वीडियो इफेक्ट्स, विजुअल इफेक्ट्स, C फॉर आखिरी, G फॉर ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स, कॉमिक्स। यस, सो क्या बात है, सर ने आंसर दे दिया भैया, आपका भी आंसर आना चाहिए। इस चाहिए। बार मतलब ये पहली बार गेमिंग जैसे सेक्टर पे बजट में कुछ प्रोविजंस किए जा रहे हैं शायद। सो गेमिंग्स, कॉमिक्स, विजुअल इफेक्ट एंड एनिमेशंस, इसकी बात की जा रही है। और अनुराग ठाकुर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस, हम इसके ऊपर काम करेंगे। अश्विनी वैष्णव साहब की भी मिनिस्ट्री यहाँ पे बड़ी एक्टिवली काम कर रही है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की बात करेंगे। तो AVCG, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। सर मैंने कहा था कि जिसने करंट अफेयर्स पढ़ा उसको सब पता है, तो अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ऑलमोस्ट 90% चीजें सारी वही से आ रही है। यहाँ पे एक और चीज आ गई सर, सीपेस। सीपेस का कंसेप्ट क्या है कि ऐसे सेंटर्स बनाए जाएंगे जिन सेंटर्स को मींस सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटिंग द एग्जिट, द कॉर्पोरेट एग्जिट और कंपनीज एग्जिट। जो कंपनियां एग्जिट करना चाहती है उस बिजनेस में से, तो 2-2, 3-3 साल लगते हैं सर अपना बिजनेस से एग्जिट करने के लिए। होता है कभी कभी किसी को लगता है कि यार अब मुझसे बिजनेस नहीं हो रहा है, तो एग्जिट करना चाहेगा। देखिए फ्रॉड या गलत चीजें नहीं हो रही, समवन वांट्स टू एग्जिट फ्रॉम दैट बिजनेस, कोई दूसरा शुरू करना चाहता है, तो उस टाइम फ्रेम को 6 महीने में लाना चाहता है गवर्नमेंट। 2 साल 3 साल लगते थे एग्जिट करने के लिए, सारा पेपर वर्क ये वो। तो हम ऐसे सेंटर्स क्रिएट करेंगे जो ऐसे कंपनियों को सीपेस के अंदर जल्दी एग्जिट करने के लिए हेल्प करेगा, तो विद इन 6 मंथ्स एग्जिट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे है। परवरिश
प्रवेश नाम का एक पोर्टल है, परिवेश नाम का एक पोर्टल है इन्वेस्टमेंट के लिए सर। ये इन्वेस्टमेंट बट एनवायरमेंटल एंगल वाले इन्वेस्टमेंट के लिए। तो परिवेश ये ऑलरेडी था हमारे पास। सनराइज सेक्टर्स के बारे में यस यस, सनराइज नहीं कहेंगे, सनराइज अलग तरीके से काम करेगा। एनवायरमेंटल ये बहुत पुराना है, ये नया नहीं है, ये 2018 की बात है, तभी इसको लॉन्च किया गया था। बस इसके बारे में एक बार डिस्कशन किया गया, दैट इज अ केस, दैट्स इट। बाकी तो एज सच यहाँ पे नहीं है। हाँ, ये चीप एम्बेडेड ई पासपोर्ट, याद है दोस्तों कुछ दिनों पहले हमने एक न्यूज देखी थी कि अभी पासपोर्ट सेवा केंद्र जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट किसी आईटी कंपनी को दिया गया। और जब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो उस कॉन्ट्रैक्ट के वक्त में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एस जयशंकर साहब की, उन्होंने कहा था कि हम ऐसे पासपोर्ट लेके आएंगे। तो मुझे बताइए कौन सी कंपनी है जिसे पासपोर्ट सेवा केंद्र वाला कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है? बिकॉज उस कॉन्ट्रैक्ट में ही ये पॉइंट लिखा गया था जिसके बारे में यहाँ पे बातचीत की गई है। पर निर्मला जी बड़ी स्मार्ट तरीके से खेल गई। शी डिडंट मेंशन कि कोई दूसरी कंपनी करने वाली है। उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ बोल दिया कि भैया चीप वाले। फाइनली सर वो मीडिया वाले बड़े खुश हुए होंगे जिनको करेंसी में चिप चाहिए थी कि पासपोर्ट में तो चिप मिल रही है फाइनली। यस, टीसीएस की बात करेंगे, बहुत बढ़िया। सो टीसीएस है, टीसीएस ने यहाँ पे सही तरीके से, यस, सो टीसीएस इज द आंसर ओवर हियर, बहुत बढ़िया। तो ये चीजें यहाँ पे टाउन प्लानिंग के ऊपर बात हो रही है, विल टॉक अबाउट दैट, इसके ऊपर हम डिटेल में आने वाले सेशंस में बात कर लेंगे। चलो, तो ये हो गया यस, हाउस इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर। अब ना एक बड़ा अच्छा पॉइंट मेंशन किया कि 2000, ये कभी मोदी साहब भूलते नहीं है, ये याद दिलाते रहते हैं कि मैं 2014 से यहां पे हूं। कि वापस याद दिलाया कि 2014 से गवर्नमेंट किस किस के ऊपर काम कर रही है। तो गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, इंक्लूजन एंड डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। इसको पहले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहते थे। ये नाम मनमोहन सिंह साहब ने रखा था कि वो नाम तो पसंद आएगा नहीं, तो बेनिफिट को बैंक में कन्वर्ट कर दिया। सो ये चीजें 2014 से चल रही है एंड दैट इज अ पॉइंट ओवर हियर। यस, ये हमारे पीएम आवास योजना, हरदीप सिंह पुरी साहब की मिनिस्ट्री, अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो आवास योजना के अंदर 80 लाख घर हम लोग बनाएंगे। तो एक टारगेट रखा गया है, सिंपल है याद रखने के लिए, वहां पे दिक्कत नहीं जाएगी। चलो, अब आएंगे सबसे डिफिकल्ट पार्ट के ऊपर, पर सबसे इंटरेस्टिंग जो चल रहा है। सबसे पहले सर बात करते हैं सनराइज सेक्टर। ब्लेंडेड फाइनेंस फॉर सनराइज सेक्टर मींस, मैंने कहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीनोमिक्स, इन नए सेक्टर्स को इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए, इन नए सेक्टर्स को फाइनेंस मिलना चाहिए, इसी की बात हो रही है। ये पता है बात क्यों हुई? अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का दावोस नाम का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, मोदी साहब जिसमें स्पीच दे रहे थे। आपको वो इंसिडेंट पता है? टेलीप्रॉम्प्टर का प्रॉब्लम हुआ था, एक चल रहा था टेलीप्रॉम्प्टर, उनका बंद हो गया था, तो थोड़ा सा रुकना पड़ा था मोदी साहब को। तो वो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उनका ये कहना था कि इंडिया इज अ प्लेस फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी, इसके लिए। और इंडिया ने सीरियसली लिया नहीं। अब नाउ इंडिया इज गेटिंग द रियलाइजेशन कि यस, हम इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और कर सकता है। एक्चुअली इंडिया कैन डू द गुड जॉब। सो हमने सनराइज सेक्टर्स में उनकी बात की हुई है। तो इसकी पूरी लिस्ट है, निर्मला जी ने दी हुई, हम इस लिस्ट के ऊपर बात करेंगे हमारे लेक्चर्स के अंदर, ध्यान रखिएगा। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा, डिजिटल करेंसी आरबीआई ला रही है। तो ये सबने देखा होगा कि आरबीआई इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस इट्स ओन डिजिटल करेंसी। इस साल वो करेंसी 2022-23 का बात की है, 22-23 में वो करेंसी इंडिया में आ जाएगी। तो क्रिप्टो बिटकॉइन को कंपटीशन मिल रही है। ओके, तो बड़ी अच्छी कंपटीशन यहाँ पे दी जा रही है, ये एक पॉइंट मेंशन किया गया। देन सर, नए नए कंपनीज के वेंचर कैपिटल्स होते हैं या फिर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। इसमें पब्लिक बड़ी बोर हो जाती है, पर हम बाद में बात करेंगे। ग्रीन बॉन्ड्स, ग्रीन बॉन्ड्स याद है दोस्तों? ग्रीन बॉन्ड, चलो मुझे जल्दी बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, कौन सी इंडिया की बैंक है जिसने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट वाला कंसेप्ट लॉन्च किया था? याद है आपको? जल्दी से बता दीजिए कौन सी बैंक है जिसने ऐसे एफडीज क्रिएट किए कि उस एफडी का पैसा केवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के एंगल में यूज करेंगे, ग्रीन एंगल में। तो सर, ग्रीन बॉन्ड का मतलब ये होता है, शायद आपको पता ही भी होगा, कि इसमें जो पैसा आता है ग्रीन बॉन्ड्स में, वो केवल एनवायरमेंट पर्पस के लिए यूज करेंगे, किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। तो ग्रीन बॉन्ड निकालिए, पैसा आपके पास आएगा, वो आपको सुध समेत वापस करना है, पर वो पैसा आप केवल एनवायरमेंटल पर्पस के लिए यूज करोगे, अदरवाइज नहीं। तो ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया। यस, इंडसइंड बैंक, बहुत बढ़िया, इंडसइंड बैंक की बात की थी, इंडसइंड बैंक ने कंसेप्ट लाया था। सर, अब ये बहुत ही खूबसूरत सा पॉइंट है, निर्मला जी ने अपने बजट के उस पूरे स्पीच में ये एक महाभारत वाला कोट यूज किया, और ये कोट पता है कब यूज किया? टैक्सेस आने से पहले। तो टैक्सेशन में हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे, हम आपका इनकम टैक्स चेंज नहीं करेंगे,
सर मेरे ख्याल से आप तभी मुझे पूछ रहे थे यस, सबसे टैक्सेशन, क्योंकि बजट के बाद सबसे मतलब हॉट टॉपिक यही रहता है कि टैक्सेशन में क्या चेंजेस हुए, क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ। तो अभी थोड़ी देर पहले हम यही डिस्कशन कर यस। रहे थे। एक और बात सर, एक और अफवाह चल रही थी कि इनकम टैक्स का ये चेंज कर दिया, वो चेंज कर दिया। यार जाके ना निर्मला जी का 38 पेज का पूरा स्पीच पढ़ लो, कहीं पे भी इनकम टैक्स में कुछ चेंजेस किए ऐसा निर्मला जी ने कहीं नहीं लिखा हुआ है। के पहला पॉइंट वो। दूसरा, गूगल कर लो, बड़े बड़े न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स देख लो, सारे न्यूज़पेपर ने एक पॉइंट मेंशन किया, नो चेंज इन द इनकम टैक्स स्लैब। पर मुझे नहीं पता कौन है जिसको लगा कि इनकम टैक्स स्लैब चेंज होगी, शायद उसने सपना देखा सुबह सुबह, आई डोंट नो। पर भैया सोच समझ के संभल के रहिएगा, लास्ट ईयर का पॉइंट यहां पे मत पढ़ना, ठीक है। अब ये जो महाभारत वाला कोट है, अब मैंने क्यों दिखाया, दो रीजन है। पहला रीजन कि एग्जैक्टली निर्मला जी क्या कहना चाहती है वो मुझे बताना था। दूसरा रीजन, ऐसे राइटिंग आती है, आंसर राइटिंग आती है। बड़ा खूबसूरत सा कोट है, बड़ा खूबसूरत सा कोट है, अपने ऐसे राइटिंग में लिखिए, बिल्कुल लिखिए, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखिए गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है, द किंग मस्ट मेक अरेंजमेंट्स फॉर योगक्षेमा वेलफेयर। मींस गवर्नमेंट को कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जिस जो शायद आपके लिए डिफिकल्ट बन सकते हैं पर वेलफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल देखिए, of the populace by way of abandoning any laxity and by governing the state in the line of dharma. Laxity, बिटकॉइन ओके, अबेंडन कर दो, छोड़ दो, क्योंकि वेलफेयर करना है तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। सारा पैसा बिटकॉइन में इन्वेस्ट हो गया तो इकोनॉमी में क्रंचेस आ सकते हैं, तो टैक्सेस लगा दिए, ठीक है। और यहां पे लिखा द किंग मस्ट, हु इज द किंग, ठीक है, सोच लो भैया कौन है, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, ओके। और अगर डेवलपमेंट करना है तो इन चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा, दैट पॉइंट ऑफ मेंशन। चलो अब बात करते हैं सबसे पहले ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, अपडेटेड रिटर्न। एक नया कंसेप्ट लॉन्च किया, अपडेटेड रिटर्न। तो 2 साल तक आप अपने आईटी रिटर्न्स को अपडेट कर सकते हो और एकदम जो रिसेंट अपडेट रहेगा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। बहुत बार केसेस होती है कि आपने इनकम अपडेट नहीं किया, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेटर आता है, फिर इंक्वायरी बैठती है। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है कि 2 साल का टाइम फ्रेम दे दिया कि वेयर पीपल कैन फाइल अपडेटेड रिटर्न विद इन 2 years ऑफ द फाइल्ड आईटी रिटर्न। तो अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा एक चेंज है, इसको ध्यान में रखो, यहां एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एक और पॉइंट है, यस, टैक्स डिडक्शन लिमिट 10 to 14% फॉर एनपीएस अकाउंट। अब पता है सर प्रॉब्लम क्या हो गई, स्टूडेंट्स ने, अब मैं देख रहा था ऑनलाइन, सब देख रहा था, लोगों ने बस यहां तक ही पढ़ा कि 10 to 14% टैक्स डिडक्शन, बस खत्म हो गया। ये पढ़ा ही नहीं। अरे जो मेन है वो पढ़ो ना भैया, ऊपर का क्यों पढ़ के जा रहे हो। इसलिए पब्लिक सर सख्ते में आ गई कि टैक्स कम हो गया। टैक्स एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, अगर वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और कौन, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ऑलरेडी 14% है सर, स्टेट के लिए नहीं था, तो अभी स्टेट एम्प्लॉयज के लिए भी हमने 14% कर दिया, गवर्नमेंट ने कर दिया। तो आपको ये पूरा पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो सारे मार्क्स जीरो में चले जाएंगे। आगे बढ़ते, इंडिया इकोनॉमिक एस्टिमेटेड टू बी 9.2%। गवर्नमेंट ने कहा कि 9.2% से हमारी ग्रोथ होगी, तो अच्छा पॉइंट है। 9.2% की उम्मीद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे लगाए बैठी है। यस, वही है, जीएसटी कलेक्शन हमारा बढ़ गया। अभी इसी मंथ ऑफ जैन में 1.38 लाख करोड़ जीएसटी हमने अर्न किया हुआ है, तो यही है। बाकी सारी चीजें, हाँ ये पॉइंट रह गया, 30% टैक्स ऑन एनएफटी, क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल एसेट्स लिखा है। सो गवर्नमेंट यूज द वर्ड वर्चुअल एसेट्स। तो कल अगर जब लॉ बनेगा तो लॉ में शायद एक वर्ड लिखा रहेगा वर्चुअल एसेट्स। तो यही है क्रिप्टो करेंसीज, एनएफटी जो है, नॉन फंजिबल टोकन्स, उसी की यहां पे बात हो रही है। तो दीज आर द केसेस। बाकी तो सारे पॉइंट्स हमने वैसे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। चलो, हाँ, सॉरी, एक पॉइंट रह गया सर, अनब्लेंडेड फ्यूल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्लेंडिंग चाहते ना, आपको पता है, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। चलो जो मुझे जल्दी टारगेट बता दो दोस्तों कि 2025 तक इंडिया का टारगेट क्या है, कितना परसेंट ब्लेंडिंग करनी है। 2022 का टारगेट है 10% वाला, 2030 का टारगेट था, 30 को प्रीपोन कर दिया, 25 कर दिया, तो 25 तक का टारगेट क्या, ब्लेंडिंग वाला। अब जो अनब्लेंडेड है उसके ऊपर 2 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। 2 रुपीज का एक्स्ट्रा टैक्स लगना 1 अक्टूबर से इंप्लीमेंट किया जाएगा, कि गांधी जी के जयंती के पहले उसको इंप्लीमेंट करने वाले, तो 1 अक्टूबर से यहाँ पे 2 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स लगना शुरू होगा। तो क्योंकि हमें ब्लेंडेड पेट्रोल डीजल यूज करना है, ये फोकस यहाँ पे रखा गया है। 20%, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छी पढ़ाई चल रही है। चलो आज ना सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जितना पढ़ाया था सबको याद है। यस सर, दोस्तों लास्ट में ना मैंने एक पॉइंट डाल के रखा हुआ है कि हर मिनिस्ट्री वाइज कितना कितना पैसा निकाल के रखा हुआ है, तो झगड़े नहीं चाहिए।
सबसे ज्यादा पैसा देखिए वापस डिफेंस के लिए, यू कैन सी ओवर हियर, ये राफेल के तरह ही आगे जा रहा है। ओके, उसके बाद यू कैन सी कंज्यूमर अफेयर्स, देन वी कैन टॉक अबाउट द रोड एंड ट्रांसपोर्ट, होम अफेयर्स, रेलवेज, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, केमिकल्स एंड द कम्युनिकेशन। सो ये फंडिंग है कि किसको कितना पैसा एलोकेट किया गया, बात करेंगे इसके ऊपर बाद में। यस, मैंने कहा था आपको लास्ट तभी थोड़ी देर पहले कि डिवाइन जो है, डिवाइन मींस डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उसमें कुछ 8 चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने मेंशन की है, और उसके लिए पैसा देखिए, टोटल जो पैसा है वो है 1500 करोड़, 1500 करोड़ गवर्नमेंट ने निकाला हुआ है। और यहाँ पे 8 चीजें गवर्नमेंट ने मेंशन की हुई है प्रॉपर की नॉर्थ ईस्ट में कहां का डेवलपमेंट होने वाला है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, एक बार उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे आने वाले सेशंस के अंदर, ध्यान रखिएगा। अब हमने थंबनेल बनाया था क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता हुआ, दिखाना तो बनता है। वैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कोई नहीं पूछता क्या महंगा हुआ क्या सस्ता हुआ, पर दिखाना बनता है। यार छाते महंगे हो गए, तो छाते महंगे हो गए, पता नहीं किसके ऊपर इंपैक्ट होगा। तो मेरे ख्याल से मुंबई में रहने वालों को ही महंगाई महंगाई थोड़ी झेलनी पड़ेगी, या फिर सर तारक मेहता देखते हो? तो ठीक है, अच्छी बात है, तो जान दो, छोड़ो, फिर मैं कुछ बात नहीं करूंगा। इमिटेशन ज्वेलरी, लड़कियां गुस्सा मत करना, सिंगल और मल्टीपल लाउड स्पीकर्स, बोट, हेडफोन्स एंड ईयरफोन्स, स्मार्ट मीटर्स, सोलर सेल्स, सोलर मॉड्यूल्स, एक्सरे मशीन्स एंड पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक टॉयज। ये अब ये क्यों महंगा हो रहा है? बिकॉज इंडिया में प्रोडक्शन प्रमोट करना है, दैट इज द मेन रीजन ओवर हियर। तो ये थोड़ा महंगा हो गया। सस्ता क्या हो गया देखते हैं। ज्वेलरीज, अभी फ्रोजन मुजल्स का मतलब है सर जिसमें ना वो ये मिलता है, क्या कहते हैं, अंगूठी में पहनते हैं यार, मैं भूल गया। यस, ये काइंड ऑफ सी ओरिएंटेड है। स्क्विड्स, अगेन सी फूड्स की बात हम लोग करेंगे। ये आपका हिंग हो गया, हिंग के, कोको बीन्स, मिथिल अल्कोहल, एसिडिक एसिड, कट ऑफ पॉलिश डायमंड्स, कैमरा लेंसेज एंड सेलुलर फोन्स। बाय द वे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सस्ते हो गए, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने तो आप ले सकते हो, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। यस गाइस, हेल्थ मिशन के लिए पैसा बढ़ा दिया गया है, तो हर योजना के लिए कितना कितना पैसा, जल जीवन मिशन यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे भी 6000 करोड़ तक हम लोग गए हुए। नेशनल हेल्थ मिशन 37,000 करोड़ है, तो पैसा बढ़ा दिया गया, नो डाउट अबाउट दैट। फिर यहाँ पे एजुकेशन की बात करें तो यहाँ भी पैसा बढ़ा हुआ है। देन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अगेन यहाँ पे फंडिंग बढ़ी हुई है। देन पीएम किसान, इसके अंदर भी आप देखो तो यहाँ पे बढ़ी हुई है। पीएम किसान का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में डालो जल्दी से, देखते कितने लोग इसका आंसर करेंगे। यस गाइस, उसके बाद बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, यहाँ पे भी फंडिंग बढ़ी हुई है। और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, यहाँ पे भी काफी फंडिंग बढ़ी हुई है। तो इस तरीके से योजना वाइज फंडिंग्स का भी पॉइंट मैंने मेंशन किया था, ताकि आपको एग्जाम में यहाँ पे मदद मिल सके। ठीक है, लास्ट में वही है जो स्टार्टिंग में सर ने पूछा था ना कि एक्चुअल्स एक्सपेंडिचर्स कितने, बजट एक्सपेंडिचर एक्चुअल्स कितने। देखिए सर, यहाँ पे एक्चुअल वाला डेटा भी होता है 2021 वाला। सो इस तरीके से डेटा हमारे पास है, ये तो बस रिवीजन के एंगल में आपके लिए यहाँ पे डाल के रखा हुआ है। ओके गाइस, चलो, तो अभी ना कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए निकाले थे, पर क्वेश्चंस पे जाने से पहले, क्वेश्चंस देखने से पहले, सर, यस सर, कोई क्वेश्चंस आपको पूछने? नहीं सर, मतलब आपने मोटा मोटी सारी चीज़ें बता दी है। तो ये अभी बजट में गवर्नमेंट ने जो इतना बड़ा अमाउंट कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान किया है, कौन से सेक्टर में कैसे पैसा जाने वाला है और कहाँ कहाँ से पैसा आने वाला है, बाकी सारी चीज़ें तो डिटेल में डिस्कस हो ही गई है। मुझे नहीं लगता कि किसी को अभी कोई डाउट हो। बाय द वे, एक वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ कि कल से हम एक और सेशन ऐड कर रहे हैं यूट्यूब में। छोटा सेशन रहेगा, आधे आधे घंटे का सेशन रहेगा, जहाँ पे हम पूरे बजट को सेक्टर वाइज बाइफरकेट करेंगे, उसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, उसे बहुत सही तरीके से पढ़ेंगे, हर सेक्टर के लिए क्या क्या है। भले एक छोटी चीजें लिखी होगी पर बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना जाए। तो कल से सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स तो होता है, और 10 बजे वो सेशन रहेगा जहां पे बजट के सेक्टर में एनालिसिस करेंगे। अभी मैं आपको 11 क्वेश्चंस दिखाने वाला हूं, 11 क्वेश्चंस, ठीक, कोई ऑप्शन नहीं है, 11 क्वेश्चंस है। आपको उन सारे 11 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना है और उसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में डालने हैं। तो एक होमवर्क आपको दे रहा हूं, ओके, तो थोड़ा सा काम आप भी कर लीजिए। तो गाइस, उसमें से पहले 5 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर, जल्दी स्क्रीनशॉट निकाल लो और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना है लेक्चर होने के बाद। What will be the economic growth of for current year? How many pillars budget 2022 focuses? How many PM Gati Shakti cargo terminals to be developed in next 3 years? How many kilometers government will expand highways? How much amount has been allocated for housing project under PM आवास योजना? अमाउंट पूछा है, ठीक है, घर कितने बन रहे नहीं, अमाउंट पूछा हुआ है। ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से। उसके बाद ये और कुछ क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपके लिए। फिस्कल डेफिसिट टारगेट
फॉर 23 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम कब तक एक्सटेंड की गई वो है, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कितना टैक्स है, पोस्ट ऑफिसेस कितने कोर बैंकिंग में कवर किए जाएंगे, परसेंटेज लिखा हुआ है जो सर ने तभी मेंशन किया था, मल्टी मॉडल नेशनल पार्क हो गया, लॉजिस्टिक पार्क चाहिए था, वेरी सॉरी, यहाँ पे नेशनल पार्क लॉजिस्टिक पार्क की बात हो रही है, एंड टीवी चैनल्स पीएम ई विद्या में कितने बने हैं, पहले 12 थे अभी कितने बन गए, ये क्वेश्चन, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो गाइज ये कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर आप लेक्चर के बाद कमेंट में डाल देना, अभी मत डालिए, लेक्चर के बाद, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे, थैंक यू सुमित सचिन सर के, सुमित सर को भी हमने बुलाया था, ओके चलो, तो उनकी याद आ गई, टीम पास छूटती रही है, ओके, तो थैंक यू सचिन सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड फॉर योर गुड क्वेश्चंस। बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया कि इतना डिटेल में आपने सारा बजट कवर कर लिया। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से बजट की सारी मतलब ओवरव्यू का एकदम डिटेल में सारा आइडिया आ गया। बाकी डिटेल में चीज़ें जानने के लिए जैसा सर ने आपको कहा, कल सुबह 10 बजे से सारे सेशंस रेगुलरली अटेंड कीजिएगा। तो मुलाकात होगी कल सुबह 7 बजे जहाँ पे हम करंट अफेयर्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिएगा, बाय।